सरकारी जिला है। आज इसकी रैली में मैं सामने कठुआ की आज इस सरकारी जिला में आज हमारे साथ इस मंच पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष रहे और पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप पर और स्पीकर के रूप में कार्यरत करते हुए आज हमारे बीच में मंच पे सीन है डॉक्टर निर्मल सिंह जी। उनके साथ आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेरे मित्र और पूर्व में रहे मंत्री श्री राजीव जसरोटिया जी भी मंच पे विराजमान हैं। इनके साथ हमारे हीरानगर से कुलदीप कुमार जी एमएलए जो इस मंच पे विराजमान हैं। साथ में श्री चरणजीत सिंह जी जो पूर्व में एमएलए रहे हैं, वो भी आज मंच पे विराजमान हैं। हमारे साथ जुड़े हुए सारे बेनिफिशियरीज जो कठुआ जिले से हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के इस मंच से आप सबका हम स्वागत करते हैं और विधिवत रूप से आज इस रैली की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं जो गलवान घाटी में जो भारत माता के शूरवीर जो शहीद हुए, उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो सैनिक हमारे जो शहादत जिन्होंने पिछले कई वर्षों से दी, और साथ में हीरानगर के जो 370 के खिलाफ जो हमारे प्रजा परिषद के जो हमारे कार्यकर्ताओं ने शहादत दी, इन सबको मैं अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे और साथ में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, सैन्य रूप से आर्थिक निर्भर बने, विदेश नीति पर भी हम लोग किस प्रकार से हम लोग अपने पे निर्भर रहें, इस सब के लिए आज हम यहाँ पे जुड़े हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जनधन योजना, उज्ज्वला, जहां हाउस फॉर ऑल या किसानों के लिए जो हमने सब्सिडी दी, अगर हम देखें तो कांग्रेस सरकार के अंदर उज्ज्वला के तहत जो भी सब्सिडी आती थी, वो लोग अफसरशाही के घेरे में रहकर उसको सिर्फ खाने का काम करते थे। कोविड के अंदर भी जो 500-500 रुपया लोगों के अकाउंट्स में आया, जो 2-2 हजार रुपया, 6,000 रुपया जो किसानों के अकाउंट्स में आया, ये सिर्फ आत्मनिर्भर होने के लिए आया कि किस प्रकार से इस देश का हर नागरिक आत्मनिर्भर हो। पर कांग्रेस के राज में आपने देखा होगा कि सिर्फ उन्होंने आत्मनिर्भरता की तो सिर्फ अपने जेब भरने के लिए, किस प्रकार से उनके जेब भरे जाएं, किस प्रकार से उनके रिश्तेदार और उनके परिवार पाले जाएं। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर भी देखें हम लोग, तो सिर्फ अगर तीनों परिवार एनसी क्या, कांग्रेस या पीडीपी, इन्होंने भी अगर आत्मनिर्भर की बात की तो सिर्फ अपने परिवारों को लूट खसूट कर इस प्रदेश को लूटने का काम किया। जो 70 वर्षों से जो तानाशाही थी, जो भ्रष्टाचार का बाजार था, आज वो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने खत्म किया। आज सीधा पैसा सब्सिडी का आपके अकाउंट में आता है, बेनिफिशियरी के अकाउंट्स में आता है। ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी बिचौलिया उस पैसे को नहीं खा सकता। और जिस प्रकार से पिछले दिनों में कोविड के बाद जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, तो कांग्रेस वालों ने उसका मजाक खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी कि 20 लाख का पैकेज आया और वो आर्थिक पंडित बन गए। उन्होंने कहा
आर्थिक तौर पर जो 20 लाख का पैकेज आया है उसको हम, जो यहाँ की 100 करोड़ 125 करोड़ के ऊपर जनता है उसके ऊपर डिवाइड करें अगर उसको, तो 15-15 हजार रुपया लोगों के अकाउंट में आना चाहिए। मतलब इस प्रकार से खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया, पर उनको आत्मनिर्भर की बात समझ नहीं आई। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको कि जिस प्रकार से एक समुद्र के किनारे पर एक बार एक गरीब लड़का बैठा होता था। वो लड़का जब वो बैठता था वहां पे तो एक साहूकार आता था, रोज उसको एक मछली दे देता था खाने के लिए और उस लड़के का पेट भर जाता था। पर एक दिन वहां पे एक सज्जन पुरुष आया, उसने उसको एक औजार दिया, एक टांका दिया और बोला, बेटे भीख मांगने से अच्छा है ये टांका लो, रोज मछली पकड़ा करो। और उस व्यक्ति ने रोज मछली पकड़नी शुरू कर दी और एक समय आया वो मछली पकड़ता भी था, मछली बेचता भी था और आगे 3 मुलाजिम उस व्यक्ति ने रख लिए। यही सिद्धि है नरेंद्र भाई मोदी जी की। जो औजार उसने उस लड़के के हाथ में दिया वो 20,000 का पैकेज जो औजार के रूप में उन्होंने हर हिंदुस्तानी के हाथ में दिया, उस व्यक्ति के हाथ में दिया जो गरीब और कमजोर है, चाहे वो फड़ी वाला है, चाहे वो रेड़ी वाला है, चाहे वो सीमाओं में कोई किसान रहता है, जो गरीब शहर के अंदर रहता है। वो औजार दे दिया कि जाओ मेहनत करो और इस पैकेज से दूरदर्शी बनकर अपने आप को पैरों पे खड़ा करो। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा नरेंद्र भाई मोदी सरकार द्वारा सबको तोहफा है। ये 20 लाख का पैकेज है, ना कि कांग्रेस के राज में सिर्फ लूट खसूट के अलावा कुछ नहीं था। आत्मनिर्भर की वो बात नहीं करते थे, पर अब हर व्यक्ति को किस प्रकार इस देश के अंदर अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, इस बात की सोच लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग बात करते हैं कि हम लोग चाइना का जो सामान है उसका बहिष्कार करेंगे। कई जगह पे हमारे कार्यकर्ताओं ने, हिंदुस्तान के लोगों ने उस सामान की होली भी जलाई। पर मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग ये तो ठीक कर रहे हैं, चाइना के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, पर 3% जो चाइना की ग्रोथ है वो सिर्फ 3% सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में उनका सामान आता है। हम लोगों ने किस प्रकार से अपने यहां पर अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर और जो प्रोडक्ट, जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, वो किस प्रकार से यहां पर उसका उत्पादन करना है, इस बात की हमने सोच बनानी है। और आज कोविड के कारण जिस प्रकार से चाइना लग थलग पड़ चुका है पूरी दुनिया से लग थलग पड़ने के बाद हम किस प्रकार से उस मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं, यूरोप की मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं, इस बात की हम लोगों ने चिंता करनी है। क्योंकि जब तक हम चाइना की उस मार्केट पे चोट नहीं करेंगे तब तक हिंदुस्तान अपने पैरों पे कैसे खड़ा होगा। हम छोटी छोटी आइटमें बनाकर स्वदेशी की भावना लेकर हम अपना सामान तो खरीदेंगे, पर अपना हम लोग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट किस प्रकार बना के बाकी देशों में बेचें, इसकी कल्पना करते हुए हमें आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये एक मंत्र, मूल मंत्र दिया। आज अगर हम देखें, चाइना को एक सबसे बड़ी और मार है, सबसे बड़ी जो ऊर्जा, युवाओं की ऊर्जा, वो हिंदुस्तान के पास है। आज 60% जो युवा हिंदुस्तान के अंदर है, और हिंदुस्तान अगर अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो मेरे को लगता है कि वो दिन दूर नहीं, हिंदुस्तान परम वैभव पर आगे बढ़कर इस विश्व पे नंबर 1 की शक्ति बनेगा। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया के नाम पर जिस प्रकार से आज युवाओं को लोन दिया जा रहा है,
जिस प्रकार बिजली की सब्सिडी दी जा रही है, जिस प्रकार से जिस व्यक्ति का, जिस युवा, ऊर्जावान युवा के अंदर जो भी उसके अंदर माइंड के अंदर आता है कि मैं नया कोई कार्य खोल सकता हूं, मैं नया उद्योग लगा सकता हूं, उसके लिए पैसा देना, उसके लिए उन बच्चों को कैसे तैयार करना, और खुदा ना खास्ता 3 साल के बाद अगर उसका कंसेप्ट कहीं फेल भी हो जाता है, फिर भी सरकार उस बच्चे के ऊपर लायबिलिटी नहीं आने देगी। इस दौरान हम लोग किस प्रकार से चाइना के साथ लड़ सकते हैं, उसकी पूरी प्लानिंग करके हमने पूरे विश्व भर की किस प्रकार से मार्केट को कैप्चर करना है, इसके लिए आत्मनिर्भर बन के हमने आगे बढ़ना है, इसकी हमने तैयारी करनी है। मैं आज जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी को, उनकी सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो टेंडर हमारी हिंदुस्तान की कंपनी 50 करोड़ तक ले सकती थी, आज उसकी लिमिट 200 करोड़ तक कर दी। 200 करोड़ तक के टेंडर का निवेश कहीं बाहर से कोई कंपनी हिंदुस्तान के अंदर नहीं कर सकती। यही तो पहले आत्मनिर्भर भारत की, ये पहला कदम है आत्मनिर्भर भारत का। 200 करोड़ का टेंडर हमारी यहाँ की जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो कंपनियां डालेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। जब 200 करोड़ का टेंडर एक कंपनी को मिलेगा, उसके साथ कितनी छोटी छोटी कंपनियों को रोजगार मिलेगा, कितनी कंस्ट्रक्शन कंपनियां, कितने युवा इंजीनियर हमारे उसके कारण रोजगार हासिल करेंगे। यही आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। हमें इसी प्रकार, जिस प्रकार 470 करोड़ का टेंडर चाइना का इस सरकार ने, जिसको जो टेंडर हो चुका था उसको खत्म कर दिया, यही चोट है चाइना को, ये सबसे बड़ी चोट है चाइना को। और वहां चोट करनी है हिंदुस्तान में कि आने वाले समय में लद्दाख का बदला अपने शूरवीर सैनिकों का आर्थिक रूप से कमजोर करके और इस देश को अपने पैरों पे खड़ा करके हम लोग लेंगे। अगर हम बात करें कठुआ की और सांबा की, कंडी का क्षेत्र, वहां पे 3270 हेक्टेयर की भूमि किस प्रकार से रावी दरिया के ऊपर जो डैम बनेगा और किस प्रकार से 3170 हेक्टेयर भूमि जो बंजर भूमि पड़ी है उसके ऊपर सिंचाई करके कैसे हरित क्रांति लाई जाएगी। क्या कांग्रेस वाले सोए हुए थे 40 साल में? क्या उनको शर्म नहीं आई कि पाकिस्तान का पानी डाइवर्ट करके हम अपने जो इलाका हमारा कंडी का क्षेत्र, उसको क्या हम हरा नहीं कर सकते थे? कांग्रेस की नीति में सिर्फ चोरी चोरी और चोरी थी। उन्होंने सिर्फ अपने परिवारों को पाला। और मैं एक और बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। वन राशन कार्ड वन नेशन, मतलब जो पिछले कई सालों से यहां पे राशन के अंदर चोरी हो रही थी, व्यक्ति राशन की दुकान पर पहुंच नहीं पाता था, अगर पहुंचता था उसको राशन की ना कर दी जाती थी। तो आज इस कार्ड के माध्यम से अगर मेरा परिवार जम्मू में रहता है, किसी कारण वो बेंगलोर चला गया, जिस प्रकार से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिस प्रकार से हम जम्मू में किसी बैंक में पैसा जमा करवाते हैं और एटीएम के माध्यम से बेंगलोर जाके पैसा निकलवा लेते हैं, वैसे राशन भी हम लोग इस कंट्री के अंदर, इस देश के अंदर किसी भी स्टेट से जाके निकलवा लेंगे। ये है आत्मनिर्भर भारत, जिसकी मिसाल हम लोग देते हैं। मैं अब आखिर में अपने जो बेनिफिशियरी भाई बैठे और कार्यकर्ताओं को जो हमारे इस जम्मू कश्मीर के हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 75 साल से जिस प्रकार से आप लोगों ने लड़कर नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी के साथ मिलकर 370 को हटाया, 35A को हटाया, 3 तलाक को हटाया और जिस प्रकार राम मंदिर बनवाया, वैसे सब ने मिलकर हम लोगों ने इसी बात पर, आत्मनिर्भर पर हम लोगों ने जोर देना है। हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ये अब संकल्प होना चाहिए कि हम लोगों ने सबने मिलकर
अपने आप को, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। और मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि कोविड की जो भी एडवाइजरी निकलती है, ये ऐसी महामारी है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, कि इस महामारी से हमने किस प्रकार निजात पानी है। और कोई भी जो बात एडवाइजरी में आती है, डिस्टेंस कैसे बना के रखना है, किस प्रकार से हम लोगों ने हाथ धोने हैं, और इस महामारी के खिलाफ लड़कर जिस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपना विश्व भर में एक रिकॉर्ड बनाया, आज पूरा विश्व उनके पीछे चल रहा है। इसी लड़ाई को हराते हुए हमने भी इसी कोविड से एक जो हमें नया रास्ता मिला है आत्मनिर्भर का, जो संदेश दिया है मोदी जी ने, उसके साथ चलना है। मैं इसके साथ आप सबका धन्यवाद करता हूं। और साथ में अब मैं हमारे कठुआ के पूर्व में एमएलए और मंत्री श्री जसरोटिया जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पे आए और यहाँ पे जो बेनिफिशियरी हैं उनके आगे आत्मनिर्भर भारत के ऊपर शब्द रखें। बहुत बहुत धन्यवाद युद्धवीर सेठी जी। मंच पर आसीन पूर्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम और स्पीकर आदरणीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी जी, मेरे साथी, मेरे मित्र, पूर्व में विधायक कुलदीप जी, मेरे बुजुर्ग और पूर्व में विधायक चरणजीत सिंह जी, हमने आज हम सब इकट्ठे हुए हैं इस रैली की तरफ से, जो वर्चुअल रैली आज जो जम्मू हेडक्वार्टर से जो हम रैली में हिस्सा ले रहे हैं, और जितने भी बेनिफिशरीज हैं और जो कार्यकर्ता बंधु जहाँ भी अनेक स्थानों पे बैठे हैं, उनका भी मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, आभार भी प्रकट करता हूँ। युद्धवीर सेठी जी ने बड़े विस्तार में हर चीज के बारे में बताया कि आत्मनिर्भर भारत है क्या और आत्मनिर्भर भारत के पीछे सोच क्या है। मगर साथियों, इसी सोच के साथ साथ अगर जिस स्थिति में, जिस परिस्थितियों में जहाँ इस शब्द का आना हुआ, तो मैं आप सबका ध्यान थोड़ी दूर पीछे ले जाऊंगा। अगर हम 70 वर्ष पूर्व चले, जिसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा कहते हैं, प्री इंडिपेंडेंट ईरा कहते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा, और फिर 2014 का आना, इन तीनों वाक्यों को मैं एक साथ जोड़ने का प्रयास करता हूं हमेशा, और चिंतन करने की भी कोशिश करता हूं कि इन तीनों चीजों में कॉमन क्या है। तो अगर आप मंथन और चिंतन करोगे साथियों, तो अपने आप में पाओगे कि इंडिपेंडेंस के पहले भी एक रेडिकल अनसर्टेनिटी थी। पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा के बाद हमने कोशिश की, प्रयास किया, जो जिन्होंने हमारा नेतृत्व किया, मेरे को कहना तो नहीं चाहिए, मगर हमने एक कोशिश ऐसी की कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर 800 वर्ष या 1000 वर्ष रूल किया, जिन्होंने हमारे पे राज किया, उन्हीं की बोरोड लेग्स के साथ हमने कोशिश की, इस देश को चलाने का प्रयास किया। और उसका अंत में नतीजा ये आया कि एक समय आया जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, तो एक चिंतन हुआ, जब बाहर के विदेशी मुल्कों ने हमें राशन देना मना कर दिया, जब फूड की अर्जेंसी आई, तो तब भी एक चिंतन हुआ। और इस जो आत्मनिर्भर की जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, उसी आत्मनिर्भर के ऊपर चिंतन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने आह्वान किया और हिंदुस्तान को एक फूड सरप्लस और सेल्फ सफिशिएंट देश बनाने का प्रयास किया। मगर अनसर्टेनिटी वहां भी थी। तो कुछ रिफॉर्म्स हुए इन 70 वर्षों में, जैसे 90 के अर्ली 90s के बाद कुछ रिफॉर्म्स हुए और देश ने रफ्तार पकड़ी, देश आगे बढ़ता गया। मगर उसके साथ साथ मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि 2014 हमारे इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्ष होने वाला है। और 90 से लेकर 2014 आते आते, विशेष तौर पर 2004 से लेकर 2014 तक का जो हमारा सफर रहा,
इस सफर में साथियों आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है, पूरी तरफ पूरे देश में एक रेडिकल अनसर्टेनिटी का माहौल उस टाइम भी था। देश चिंता में था और देश ये सोच रहा था कि क्या कोई इस देश का नेतृत्व कर पाएगा। जब ये देश सोच रहा था, और इस देश में एक ताकत है कि अनेक बार ऐसी परिस्थितियां बनी, और जब भी ये परिस्थितियां बनी हर आदमी ने अपना जात पात का भाव, रिलीजन का जो हमारा भेदभाव रहता है, सारी परिस्थितियों को एक तरफ रखते हुए इस देश ने हमेशा एक साथ एक आवाज में खड़े होने का प्रयास किया और देश को खड़ा करने का काम किया। और ठीक उसी तरह 2014 में भी हुआ, और उसका आज नमूना हमारे सामने है। जैसे युद्धवीर जी बता रहे थे, मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि 2014 से पहले अनसर्टेनिटी का माहौल, क्यास का माहौल, भय का वातावरण, और जब भी हम चाय का प्याला सुबह लेते थे तो अखबार का पन्ना उलट के जब हम उल्टने का प्रयास करते थे तो आए दिन नए नए रोज घोटाले मिलते थे। तो साथियों, कहने का भाव यही है कि बिखरा हुआ देश था। अगर इस सरकार ने कोई काम किया, इस आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने अगर कोई काम किया तो इस देश को जोड़ने का काम किया। इस देश में जो एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक था, मिसिंग लिंक क्या था? सोच का, चिंतन का एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक था, नेशनलिज्म का बहुत बड़ा मिसिंग लिंक था, वननेस और बिलोंगिंगनेस जो पैदा की इस सरकार ने इन 6 वर्षों में, उसका नतीजा है कि आज हम आत्मनिर्भर भारत जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और उसके ऊपर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। मगर साथियों, एक बात मैं जरूर शेयर करूंगा आज कि अगर हमारे ऊपर किसी ने, कोई भी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, जिसने भी समय समय पर जो प्रयास किया, अगर किसी ने भी कोई जो भी परिस्थितियां बनाने की कोशिश की, हिंदुस्तान ने इस नेतृत्व के नीचे एक कोशिश की है, एक प्रयास किया है कि उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और इस देश को आप सब जानते हैं 14 के पहले स्थिति क्या थी। इस देश का एक मन था। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जिन इश्यूज को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली, जिन इश्यूज को लेकर हमने संघर्ष किया और संघर्ष करते करते सत्ता तक हम पहुंचे हैं, तो वो इश्यूज हमारे इश्यूज नहीं थे। उदाहरण के तौर पर राम मंदिर हमारा इशू नहीं था, 370 हमारा इशू नहीं था, ये देश के इश्यूज थे। देश चाहता था कि जो लंबे समय से ऐसे जो इश्यूज हैं, इन इश्यूज का निपटारा हो, चाहे वो राम मंदिर का इशू हो, 370 का इशू हो, 35A का इशू हो, चाहे वो सिटीजनशिप बिल का इशू हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का इशू हो, इन सारी परिस्थितियों से देश को निकालने का प्रयास किया। किसने किया? हमारे कुशल नेतृत्व ने किया। और इसके साथ साथ साथियों, आज हम जानते हैं, सेठी साहब ने भी इसका जिक्र किया कि आए दिन कभी हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है वो तंग करता है, कभी चाइना तंग करता है। इन सारी परिस्थितियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो हमारी कुशल नेतृत्व है उसने कोशिश की है, उसने प्रयास किया है। अभी आपका जो चाइना में इनकर्शन हुआ है, उसको भी देखो, एक तरफ तो हमने पाकिस्तान को आइसोलेट करने का प्रयास किया इस सरकार ने, और उसके साथ साथ जो चाइना पूरे विश्व का एक सुपर पावर बनना चाहता है। आज परिस्थिति ये है, आज पोजीशन ये है, आज चाइना पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी आइसोलेट हुआ पड़ा है। तो ये किस कारण है? ये लीडरशिप के कारण है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इन 6 वर्षों में हमने, इस लीडरशिप ने इस देश में सेंस ऑफ नेशनलिज्म, सेंस ऑफ वननेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पैदा की। अगर ये माहौल पैदा किया, इस माहौल से आज हम इस पैमाने, उस थ्रेशोल्ड पे खड़े हैं जो जहां हम आज आत्मनिर्भर भारत की बात कर सकते हैं। मैं जब ये वाक्य जोड़ रहा था, मैंने एक बात कही कि अनसर्टेनिटी की, रेडिकल अनसर्टेनिटी की। जब ये महामारी हुई, जब ये कोविड आया, तो इसने भी दो क्राइसिस का इसमें उत्पन्न हुए। एक तो हेल्थ क्राइसिस हुआ और एक आर्थिक जो व्यवस्था थी, उस आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए और हेल्थ क्राइसिस को देखते हुए, अगर उस समय जब ये प्री कोविड जो समय था, आज हम पोस्ट कोविड समय में खड़े हैं। जब प्री कोविड समय था, हमारे पास प्रश्न एक था, हाउ टू रिस्पॉन्ड। हमारे पास प्रश्न था इसके ऊपर डिसीजन कैसे लिया जाए, हाउ टू मेक अ डिसीजन। और इस सब आत्मचिंतन के बाद
और एक दिन हमें मिड मार्च में खबर ये मिलती है, क्या खबर मिलती है कि चाइना में कुछ हुआ है। फिर खबर मिलती है, क्या खबर मिलती है कि इटली में भी लोग मर रहे हैं, और वो बहुत वाइड स्प्रेड जो कोविड-19 है बहुत तेज रफ्तार से पूरे यूरोप में फैल रहा है। और हमने भी जैसे पूरे विश्व ने चिंतन किया, हमने भी चिंतन किया होगा, और उस चिंतन में पाया कि जैसे मेरे साथी हैं कई, जो हमने पढ़ा, जो सुना, जो मंथन चिंतन के बाद जो निकल के आया, एक्सपर्ट्स व्यू भी आए होंगे। तो एक्सपर्ट्स व्यू में जब जो लेख आए, अखबार में लेख आया, जो मीडिया का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से जो हमें सूचना मिली, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, तो हमें ये मिली कि ये क्राइसिस क्या है, अगर इससे निपटना है तो इससे निपटा कैसे जाए। मगर साथियों, आज मैं इस मंच के जरिए अपने आदरणीय मोदी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं, और विशेष मुबारकबाद आप सबको देना चाहता हूं, विशेष तौर पे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। जब लोगों ने फैसला किया, 2014 में फैसला किया, एक मन एक आवाज एक मत से जब फैसला किया, उस मत का यह नतीजा है। पूरा विश्व त्राही त्राही में था, पूरा विश्व चिंता में था। तो हमने जो वर्स्ट आउटकम था, हमने लॉकडाउन का फैसला लिया। कई मेरे साथियों ने सवाल भी लगाया, प्रश्न चिन्ह भी लगाया कि जब आपके मिनिमम केसेस थे आपने लॉकडाउन लगाया, जब आपके पास मैक्सिमम केसेस थे तो आपने लोगों को घर में जाने का काम किया। साथियों, ये अलोन सोल्यूशन नहीं था, अकेला सोल्यूशन नहीं था कि लॉकडाउन से ही हमारी सारी समस्या हल होने वाली है, मगर लॉकडाउन एक ऐसा सोल्यूशन था, क्योंकि ये महामारी, जिस महामारी ने ये रूप लिया, ये पहली बार एक विश्व में एक ऐसी महामारी आई जिसका किसी के पास कोई विकल्प नहीं था, जिसका किसी के पास जवाब नहीं था। हमारे पास भी ये वैसा ही कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमें कोई ऐसी समझ नहीं थी। हमने टाइम बाय किया आइसोलेशन सेंटर्स बनाने के लिए, टाइम बाय किया हमने किट्स बनाने के लिए, टाइम बाय किया हमने अपने टेस्ट करवाने के लिए। इन सारी परिस्थितियों से निकलने के लिए जब हमें पता लगा कि हाउ डेंजरस दिस बीस्ट इज, उस बीस्ट का जब हम हल ढूंढने, जवाब जब हमें मिला, तो उस जवाब को आगे लेते चलते हुए हमने इस कोविड में काम किया, और कुशल नेतृत्व के नीचे हमने साथियों काम किया। हर देश ने अलग अलग मॉडल बनाया, और सबसे बड़ी हमारे पास समस्या क्या थी? सबसे बड़ी, जैसे यूके ने अपना एक मॉडल बनाया, स्वीडन ने मॉडल बनाया, सिंगापुर ने मॉडल बनाया। सिंगापुर ने जब अपना कोविड से लड़ने का मॉडल बनाया, दे केम बैक, उन्होंने फिर वापस आए, क्योंकि एक छोटा देश है। हमारे पास सबसे बड़ा एक सवाल ये था कि अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं, हम अगर कोई निर्णय करते हैं, अगर हम कोई फैसला करते हैं, उस फैसले से हम वापस नहीं आ सकते। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने ये फैसला किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ वननेस, क्योंकि कोई भी देश, किसी ने मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया, किसी ने कोई और किस्म का मेथड इस्तेमाल किया, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने लोगों को एड्रेस किया, और जब भी कोई फैसला हुआ, एक मन से जब उन्होंने कहा, जब भी मंच से कहा उन्होंने, तो लोगों ने उससे पूरे अपने मन से उस हुक्म को माना और उसका पालन किया, और उस पालन के साथ साथ आज हम इस स्थिति में हैं, आज इस स्थितियों में हैं, और कि आज हम इस महामारी से बाहर निकलने के करीब करीब हैं। इसके साथ साथ साथियों, जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस था, दो प्रमुख बिंदु जहां हमें लड़ना था, जो हमने लड़ाई करनी थी। इकोनॉमिक क्राइसिस में हमने क्या किया? हमने, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा देश है, हमने सोचा कि लोग भूखे ना सोए, तो लोगों को फूड फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। हमने सोचा कि लोगों के पास कैश अवेलेबल होनी चाहिए, कैश पंप की गई। हमने सोचा कि लोगों को कुकिंग फैसिलिटी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हमने गैस देने का प्रबंध किया। जो देश मास्क नहीं बनाता था, आज लगभग 3 लाख के करीब करीब हम मास्क बना रहे हैं। जो देश किट्स नहीं बनाता था, आज हम किट्स बना रहे हैं। जो देश इस महामारी से पहले जितनी भी इसमें जरूरतमंद जो चीजें हैं उसका निर्यात नहीं करता था, उसको भी आज हम करने में समर्थ हुए हैं। तो इस कारण समर्थ हुए हैं क्योंकि देश एक था, देश में वो माहौल पैदा हुआ। और इसके साथ साथ अगर हमने इकोनॉमिकली, जैसे हमारे MSME यूनिट्स है, अगर हमने सोचा कि इनकी कैसे मदद की जाए, एक व्यापार कैसे शुरू हो, एक कारोबार कैसे शुरू हो, तो सरकार ने एक योजना बनाई, 3 लाख करोड़ रुपए का इनको फंड्स मिलेंगे ताकि टू रीस्टार्ट द यूनिट। अब समस्या आई, इनको हम लेंड तो कर रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार ने 100% गारंटी ली।
उससे क्या हुआ, हमारा उद्योग भी चलने लगा, हमारी जो समस्या थी आहिस्ता आहिस्ता करके हल होने लगी, आहिस्ता आहिस्ता करके वो समस्या कम होने लगी। तो साथियों, आज इस जो स्लोगन आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने दिया है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत करेगा क्या? कई बार लोगों को ये भी ख्याल आता है कि शायद सेंटर कुछ डिक्टेट कर रहा। नो, दिस आत्मनिर्भर भारत, व्हाट दिस आत्मनिर्भर भारत विल डू, ये स्टेट को अपना काम करने देगा, डिस्ट्रिक्ट्स को अपना काम करेंगे, पंचायत वाले लोग अपना काम करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग अपना काम करेंगे, इंडिविजुअल लोग अपना काम करेंगे। अगर हम दूर पीछे अब इतिहास में जाएं तो कई बार अगर हम विवेकानंद जी को पढ़ने का कोशिश करें, विवेकानंद जी के लिटरेचर को पढ़ने की कोशिश करें, तो हम पाएंगे कि व्हाट डज आत्मनिर्भर मीन्स। आत्मनिर्भर का मतलब है रेजिलियंस, आत्मनिर्भर का मतलब है लिवरेजिंग लोकल स्ट्रेंथ, आत्मनिर्भर का मतलब है एसेंशियल पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आत्मनिर्भर का मतलब है सेंस ऑफ नेशनलिज्म। इन सारी बातों को लेकर आज देश चला है। देश जिस परिस्थिति में देश था उस परिस्थिति से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिसोदिया जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना यहाँ पे पूरा विषय रखा। और मैं अब जो हमारे लाभार्थी बैठे हैं अलग अलग स्पॉट में, कठुआ, पिलावर, बसोली, हीरानगर में, मैं एक एक करके जिनका हमारे साथ लिंक जुड़ता जाएगा मैं यहाँ से बोलूंगा और वो अपना वहाँ जो भी हमारा बेनिफिशियरी होगा वो अपना हाथ खड़ा करे। सबसे पहले गुजरू नगरोटा, गुजरू नगरोटा से हाथ खड़ा करें। हाँ, आप उठें, उठे, अपना नाम बताएं, उठें, उठें बहन जी, उठें। बेनिफिशियरी, हाँ बेनिफिशियरी उठें, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम सरिष्ठा देवी है। जोर से बोलें, जोर से। सरिष्ठा देवी है मेरा नाम। हाँ जी, हाँ जी। जी, क्या क्या बेनिफिट मिला आपको मोदी जी की सरकार से? मुझे गैस मिली है। गैस मिली है, बहुत बढ़िया। और बताएं। मैं मोदी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहले हम लकड़ियां बनाते थे, हमारी आंखों में दिक्कत आती थी, अब हमें कोई परेशानी नहीं। बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहता है यहाँ से? नमस्कार सर, रेवा मेरा नाम है। तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ की मैं रहने वाली हूँ। पंचायत लाखड़ी है, तहसील रामकोट है। तो मुझे जो बेनिफिट मिला है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मुझे शेड मिला है जो मशरूम लगाने के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। उससे क्या हुआ फिर, क्या फायदा हुआ आपको? सर, उससे मेरी जो इनकम है वो दुगनी और तिगनी इनकम हो गई। जैसे नरेंद्र भाई का सपना है कि जो किसानों की इनकम है वो डबल होना चाहिए, तो 2021 में बोल रहे थे, अब मेरी 2020 में ही मेरी जो इनकम है वो 3 गुना ज्यादा है उसमें। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब और बोले बोले। मैं ये मोदी जी का बहुत बहुत मैं थैंक यू करती हूँ कि इससे मुझे एक तो मैंने पैसा डबल कमाया, दूसरा मुझे घर में रहने के लिए छत मिल गया, और मेरा आगे के लिए मैंने अपने साथ बहुत सारी बहनें भी जोड़ी है और आगे मैं ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहती हूँ। और मैं सरकार से भी यही आशा चाहती हूँ कि मुझे मेरी बहनें जो मेरे साथ काम कर रही है उनको भी कुछ बेनिफिट मिले। बहुत बहुत बढ़िया बहन जी, बैठे बैठे बहन जी। अब ये कुछ महिलाएं बैठी हैं गगवाल के अंदर, कुछ महिलाएं बैठी हैं गगवाल में। हाँ बोले बोले माता जी बोले। पहले अपना नाम बोले, खड़े हो ना, खड़े होके बोले, पहले नाम बोले। मेरा नाम गीता देवी है। हम सबकी तरफ से नमस्कार। हमें मोदी जो जन योजना जो इसके बोलिए जो इसके खाते हमें बहुत फायदा होगा। 500 रुपया हमारे खाते आता था सभी के, इससे हमें बहुत फायदा है। गरीबों को हमें फ्री राशन दिया 3 महीने मोदी जी ने, हमें इससे भी बहुत फायदा है गरीबों के। और भी हम हमारी गरीबों की बहुत मदद की मोदी जी ने। इससे पहले हमें कभी ऐसा फायदा नहीं हुआ, गरीबों को कोई पूछता नहीं था।
इसके मोदी जी जब से सरकार आई है हम गरीबों को बहुत फायदा हुआ। इसके अलावा और भी किसानों को भी 2-2 हजार दिया। जो गरीब थे जिनके पास गैस सिलेंडर नहीं थे उन गरीबों को गैस सिलेंडर भी दिए। और गरीबों को जो बहुत सुविधाएं मोदी की तरफ से हमें मिली है, बहुत अच्छी बात है। उसकी तरफ से हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है। इससे हमें बहुत फायदा है गरीबों को। और कोई माता बोलना चाहती है? बहन कोई और बोलना चाहती है? गगवाल मंडल से, गगवाल से। मेरा नाम राजकुमारी है। इससे पहले हमें कभी ऐसा पार्टी नहीं नाम है। बोले नाम बोले बहन जी बोलो। मेरा नाम राजकुमारी है। हाँ जो गरीबी की कई दिया देने सब कुछ मिला रहा है। चंगा बनता जरा टाइम का दिया देने सब कुछ मिला रहा है। कैसा गुस्सा नहीं तो यहाँ से सारा ना गया दे मिलिया नहीं असली ते नहीं पैसा भी आ जाएगा। बैठो गगवाल से बैठे हैं। वो भी मिला है, फ्री राशन भी मिला है। बाकी सब कुछ नहीं पता नहीं है। अच्छी बात। हाँ बहन जी बोले ना, गगवाल से बोले। खड़े होके बोले बहन जी, खड़े होके बोले ना। बोले कोई भी एक बेनिफिशियरी खड़ा हो जाए। आवाज आ रही है गगवाल में? आवाज आ रही है? हाथ खड़ा करो, आवाज आ रही है? नमस्कार, मेरा नाम हर्षा है। मैं बेनिफिशियरी हूँ। खड़े होके बोले ना। अरे नहीं, थोड़ा नहीं बोले ना। खड़े होके बहन जी, खड़े होके बोल लेना। खड़े होके बोले, कोई भी एक खड़े होके बोले। खड़े होके बोले ना। मेरा नाम हर्षा है। मैं बेनिफिशियरी हूँ। मैं अपनी बोले हाँ जी मेरा नाम मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने थोड़ा जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, तेज बोलो थोड़ा। बहन जी आवाज नहीं आ रही ना। कठुआ से मोर्चे वाले बैठे हुए हैं। कठुआ से योजना में उसके लिए बताना चाहते हैं। हमारे गाँव में लाडली बेटी की स्कीम के बारे में भी, बहनों को लाडली बेटी की योजना और हमारी बेटी के एक अच्छी बेटी की बोले के बारे में बताओ। और उज्ज्वल योजना भी हमारी गरीब बहनों को। बोले माता जी खड़े हो। मैं सवित्री भगत बोल रही हूँ। हाँ बोलो। आह बेस्ट पाकिस्तानी रफूजी सानू अज तक गवर्नमेंट ने सानू टाल बटाला किया, साड़ा कुछ नहीं बनाया। मोदी साहब आए ने ते साढ़े दफा भी टुटी गई है ते सब कुछ हो गया। हुण साढ़े वास्ते तो भगवान आए ने। अस इयै चाहने भी ये प्रधानमंत्री सदा के लिए रवे। साढ़े वास्ते भगवान बनी आया। ते लोग सोचते ने, लोग ये सोचते ने भाई नहीं जी ये नहीं किया, वो नहीं किया। जिन्ना किस मोदी ने किया इन्ना किस कांग्रेस 7 जन्म नहीं करती। वाह 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 वाह, तालियां। नहीं कर सकता इन्ना जिन्ना मोदी ने किया। हाँ जी, हाँ मोदी साहब साढ़े वास्ते भगवान बनी आए दे ने ते अस भगवान जान मन्ना करने। ठीक है, साढ़े वास्ते दफा टुटी ते अस भी इत्थों दे हकदार बनने वाले बने।
बहुत वधिया माता जी। निरा 72 साल सानू बेदखल रखिया। चलो अगला। ने सानू 72 साल बेदखल रखिया। मानपुर मानपुर हाँ जी, कोई इत्थे है, कोई और बोलदा, कोई और इत्थे हाँ जी, हाँ बोलो बोलो ना। दूजी भैन जी उठन, साडी माता जी उठन। वो नहीं है राजकुमारी और- राजकुमारी भगत राम। हाँ बोलो बोलो माता जी बोलो। हाँ जी, ये भाई सुना रहे बोलो बोलो की फायदा होया मोदी सरकार तू। मोदी सरकार दी बड़ी शुक्र है ना। ये है भी पहले 200 मिलती पेंशन, हूँ 1000 मिलती है। शुक्र करने आ भाई मोदी साहब दा। रामकोट मैं दर्शना देवी हाँ, पटेल नगर दा। बोलो बोलो भैन जी बोलो, खड़े होके बोलो ना। मैं पटेल नगर की हाँ, दर्शना देवी हाँ। सियासा भी मिलियां, मोदी साहब ने भेजियां ते भाई बच्चें दे अकाउंट च पैसे भी पांदा है 500 रुपया है। ते मेरी गली बननी चाहिदी। सप्प कीड़े बड़े नेरे सनेरे मैं चलनी आं, मैं रंडी मुहानी आं। पक्का पक्का बनेगी पक्का। हाँ, ते सप्प कीड़े खंदे ने, बैठे ने गली बनाई के देंगे पक्का। ते अगला भौंकलां आउंदियां बिच्चू आउंदे। नेक्स्ट मानपुर मानपुर शुगर है। बोलो बोलो जी। जय श्री राम। जय श्री राम जी। बोलो बोलो। सर मैं चंचल सिंह, पंचायत तलमार मानपुर से बोल रहा हूँ जी। मुझे जो PMAY का शर्ट मिल गया है उसकी पहली इंस्टॉलमेंट मिल गई है, उससे मैं अच्छा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हाथ जोड़ के। ये मतलब जो उन्होंने योजना चलाई है बहुत अच्छी योजना है। मोदी जी से क्या क्या 6 सालों में क्या क्या स्कीम आई, क्या क्या मिली आपको, क्या बेनिफिट हुआ? उनका नेटवर्क किया सारा चलता है तो बस मूव 10 रामकोट नेटवर्क चली गया। युद्धवी रामकोट इतनी सिग्नल ही ठीक है। कठुआ ये दो कठुए दो ने ना। बन्नी बोलो ना। कठुआ वार्ड नंबर 5 कंडी ब्लॉक कठुआ। हाँ जी हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार, नाम बोलने भाई साहब, नाम बोलने पहले। बन्नी बन्नी से नाम बोले, नाम अपना। मास्क खोल लो ना, नाम बोलना पहले, नाम। कंडी ब्लॉक से नाम बोलने भाई साहब। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, आप भी बोले। आ रही है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। जोर से बोले, जोर से माइक पास करके जोर से बोले। सर वार्ड नंबर 14 कठुआ से। माइक पास ले लेना। नहीं सिग्नल ठीक नहीं है सर। हाँ जी हाँ जी भाई साहब। सर मोदी साहब की स्कीम लक्ष्य मिली सर। बोले बोले, आ रही आवाज, आ रही, बोले ना भाई साहब। लक्ष्य मिली सर, बहुत फायदा होगा। घर की औरतें बाहर जाती थी, बहुत परेशानी थी फ्लश की। शौचालय बनाए, शौचालय वहां पे। हाँ हाँ सर। अच्छा और
मेरा मकान तब हुआ सर, हमारे वार्ड मेंबर भूपेंद्र राज, इन्होंने देखा सब कुछ सर, इन्होंने बोला है कि मिल जाएगी ग्रांट सरकार की पक्का तरफ मिल से। जाएगा, पक्का पक्का। हाँ जी सर। और कोई? घर वाली का से आ जाते हैं हर महीने सर, बहुत फायदा हो रहा है अच्छा, बहुत सरकार की बढ़िया। तरफ से राशि। कठुआ? हाँ जी, कठुआ से। बोले बोले भाई साहब। नमस्कार नमस्कार, बोले भाई साहब। बोले बोले। हाँ जी, हाँ सर, हमें प्रधानमंत्री आवास योजना से काफी बेनिफिट्स मिले हैं। तो हमें गैस मिली है, सिलेंडर मिले फ्री, तो राशन मिला, और हमारे बाथरूम बनाए गए। और कोई और बोलेगा? कोई और बेनिफिशियरी है वहां पे? आवाज 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 नहीं आ रही है। नेट स्लो है, नेट स्लो है। अगला कोई? नेक्स्ट। बोले बोले भाई साहब, खड़े हुए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार। सर मैं सरबन बोल रहा हूँ कठुआ से। हाँ सर, मेरे को ना वो मिला है, गैस मिला है मोदी सरकार की तरफ से। और जो मेरे डैडी थे उनको भी उनको भी यानी कि वो मिला है, उनको गैस, मम्मी डैडी को दोनों को गैस का कनेक्शन मिला, शौचालय भी मिला है। और हमारे पंच है जो मनीष चंद्र, उन्होंने हमारे पंचायत में यानी कि वार्ड में बहुत अच्छा काम करवाया है। बहुत और बढ़िया। काफी मतलब लाभार्थियों को, जो गरीब परिवार है हमारा, उनको दे रहे हैं यानी कि बेनिफिट अच्छे जो मिल रहा है, क्योंकि इसकी तरफ जो ग्रांट मिलती है वो भी दिलवा रहे हैं। जो जिसको पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, विडो पेंशन, सभी मतलब जो जहाँ तक उनकी अप्रोच है, जो मोदी सरकार की तरफ से जो आ रहा है वो सब हमारे गाँव को मिल रहा है अच्छे तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत गलियाँ बन बढ़िया। रही है, नालियाँ बन रही हैं, फ्री राशन ही मिल रहा है। और जो 3 महीने का भी 3 महीने का राशन भी फ्री मिला है। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई साहब। और किसानों को मतलब 2,000 रुपया भी आ रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी सर। ठीक है। हाँ हाँ, बोले बोले बोले, जल्दी जल्दी बोले भाई साहब। नमस्कार जी। थोड़ा जोर से बोलें, जोर से। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी, बोले भाई साहब, बोले। हाँ सर, मेरा नाम विक्रम सिंह और मैं 610 का पंच हूँ। और सर, मैं मोदी सरकार से बहुत खुश हूँ, जो कि हमारे गांव में आज तक जो किसानों की किसी ने देख रेख नहीं की थी, वो आज मोदी सरकार कर रही है। हमारे गांव अच्छा। में कभी टाइम पे ना यूरिया ना डाया ये बिल्कुल नहीं मिलता था, लेकिन आज जब भी हम गाँव से बाहर जाते हैं दुकान पे तो उसी टाइम लेके आते हैं। मोदी अच्छा, सरकार बहुत बढ़िया। किसान सम्मान निधि योजना के हर साल 6,000 दे रही है, उससे किसानों को काफी राहत मिल रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और सर, मुझे पेंशन जो आए थे, मतलब लोगों ने 10-10, 12-12 साल हो गए थे, फॉर्म भर गए हुए थे, अभी तक किसी को नहीं पैसे मिले। लेकिन आज मोदी सरकार आने से लोगों को एक ही गांव में कम से कम 150 लोगों को पेंशन लग चुकी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी हर महीने 1,000 पेंशन आ रही है। अभी आयुष्मान योजना के तहत चलो। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता
डॉक्टर निर्मल सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पे आए और जितने भी हमारे बेनिफिशरीज हैं और कठुआ के निवासी हैं आकर उनका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद जी। आज की इस जो आत्मनिर्भर भारत रैली है, इस रैली के उपलक्ष्य में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी जी, श्रीमान राजीव जसरोटिया जी, पूर्व एमएलए और पूर्व मंत्री श्रीमान चरणजीत सिंह जी जसरोटिया, पूर्व एमएलए श्री कुलदीप कुमार जी, पूर्व एमएलए, और मेरे सामने बैठे हुए सरकारी जो कठुआ जिला है, उस जिला के जो बेनिफिशरीज हैं, लो लाभार्थी हैं, जिनको पिछले 6 सालों में नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने जो गरीबों को उठाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए जो अलग अलग स्कीम्स दी हैं, ऐसे बहनें और भाई, बाकी साथियों, आपसे इस माहौल में, जबकि कोरोना का माहौल है, सामाजिक दूरी रखने के लिए हर कोई सुझाव दे रहा है, सरकार भी इस पे लगी है, उस माहौल में आम लोगों को कनेक्ट करने के लिए, आम जनता से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नई टेक्नोलॉजी के आधार पर जो व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था में जिस तरीके से वर्चुअली लोगों के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो दूरगामी सोच है स्वावलंबी होने की, उसका मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब हम स्वावलंब की बात करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस की बात करते हैं, तो सेल्फ डिपेंडेंस का मतलब है कि हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, ऐसी आत्मनिर्भरता जो एक व्यक्ति से, आम जो व्यक्ति है, अंत में बैठा हुआ व्यक्ति से लेके प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, वो सभी लोग आत्मनिर्भर हों, हर परिवार आत्मनिर्भर हो, हर गांव जो है आत्मनिर्भर हो, हर ब्लॉक, हर जिला, हर प्रदेश जो है आत्मनिर्भर हो, और भारत आत्मनिर्भर बनेगा, उसी के कारण आत्मनिर्भर बन सकता है। और हमारी आत्मनिर्भरता, हमारा जो सेल्फ डिपेंडेंस है, सेल्फ जो है रिलायंस है, उसके कारण आप पूरी दुनिया को एक दिशा दे सकते हैं। कि हमारा जो आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि भारत के पास इस प्रकार की क्षमता है कि भारत पूरी दुनिया को इस क्राइसिस में, जब एक तरफ जो है कोविड-19 कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बांध के रखा है, लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं, और उसी माहौल में जिस प्रकार से चाइना और पाकिस्तान जैसे जो धूर्त जो देश हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को एक ऐसी क्राइसिस में डाला है कि तीसरे विश्व युद्ध की बात हो रही है। आज दुनिया के सामने कोई हल नहीं दिख रहा। दुनिया को लगता है कि हम क्या करें। उस माहौल में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारी केंद्र सरकार ने जो पिछले 6 साल से जो कार्यक्रम लिए हैं, उन कार्यक्रमों के आधार पर आने वाले वक्त में भारत आत्मनिर्भर बने, उसके लिए एक जो अभियान के तौर पर केंद्र ने लिया है,
उसके हम सभी सहभागी हैं। मैं देख रहा हूं कि यहां लाभार्थी भी हैं, और जिस प्रकार से हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने कई ऐसे क्षेत्र, कई ऐसे लाभ जो गिनाए कि हम सभी को लाभ मिला। तो भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है अंत्योदय का, आखिर में बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसका उत्थान हो, वो आत्मनिर्भर बने। उसमें चाहे गरीब लोगों को PMAY में देने के लिए मकान की बात है, जो मोदी जी ने कहा है कि 2021 में हर पक्का, हर जम्मू कश्मीर भारत का जो घर है वो पक्का घर होगा। हर बहन को गैस देते हुए, जो बहनें जो थी वो धुएं से कैंसर की मरीज होती थी, घर में कई प्रकार की दिक्कतें आती थी, बीमारी आती थी, उससे निजात दिलवाई। चाहे वो हमारी बहनों को, चाहे विधवा हैं, चाहे गरीब हैं, उनको जो है हजार हजार रुपया पेंशन करके, चाहे किसानों को सीधा जो लाभ दिया, और कोविड के वक्त जो है फ्री राशन दिया, और किसानों को भी 6-6 हजार जो है एक साल देने की बात, किसानों को आत्मनिर्भर की तरफ जो है हमारी सरकार ने बढ़ाया। हमारे नौजवानों को जिस तरीके से बैंक से लोन उनको मिले, और लोन लेते हुए वो आत्मनिर्भर हों, अपनी जो है छोटा मोटा काम शुरू कर सकें, ऐसे सैकड़ों ऐसे कार्यक्रम हैं जो कार्यक्रम पिछले 6 सालों में चले। और कार्यक्रमों का लाभ जो है एक तो गरीब को है, किसान को है, मजदूर को है, छोटे दुकानदार को है, नौजवान को है, हमारी बहनों को है, और हर कोई व्यक्ति जो डिप्राइव्ड है, जो वंचित है, उसके लिए लाभ की जो है प्रावधान किया गया है। ये स्वावलंबी भारत का एक पक्ष है। साथियों, दूसरा पक्ष है, जब हम स्वावलंबी की बात करते हैं तो स्वावलंबी का मतलब है आर्थिक तौर पर भारत स्वावलंबी हो, हम किसी पर निर्भर ना रहें। उसके लिए क्या करना है? व्यक्तिगत बेनिफिट तो हमारे ध्यान में, सभी लोग जो है, जो लाभार्थी सामने बैठे हुए हैं, बाकी साथी बैठे हुए हैं, जो वार्तालाप हो रहा है इसके माध्यम से बाकी लोग सुन रहे हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं सभी को यह कहना चाहता हूं, जब भारत की स्वावलंबन की बात होती है तो आर्थिक तौर पर स्वावलंबन, उस पर मैं विस्तार से बात करूंगा। दूसरा, रक्षा क्षेत्र में, सुरक्षा में स्वावलंबन। तीसरा है राजनीतिक तौर पर हमारा स्वावलंबन, साइंस और टेक्नोलॉजी के तौर पर स्वावलंबन, यानी कि हर क्षेत्र में भारत स्वावलंबी बनेगा, तभी भारत सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया को दिशा दे सकता है। क्योंकि भारत में ये क्षमता है, जो भारत जो है वो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है। मैं थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब यह कोरोना वायरस शुरू हुआ वुहान में चाइना से, चाइना तो कहते हैं कि उन्होंने अपने लोगों को मारना शुरू किया। कई देश जो है, अमेरिका जैसा देश जो है, इतना कमजोर दिखा कि अपने वो लोगों की जो है जान नहीं बचा सका। भारत के ऊपर भी उतना ही संकट था। हमारा जो हेल्थ जो केयर है हमारी बहुत कमजोर है। अमेरिका जैसा देश ने भी उस वक्त, यूरोप के लोग, अमेरिका, बाकी लोग जो थे, भारत के ऊपर जो निर्भर हुए कि हमें क्विनीन भेजी जाए। यह भारत की सोच थी, हमारी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी की सोच थी। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे लिए, अपने लिए तो दवाई हम रखेंगे, साथ साथ ये दवाई है दुनिया को बचाने के लिए। अमेरिका जैसे देश में लोगों को बचाने के लिए वो दवाई का जो है उसको जो है उनका प्रावधान किया। ये है वासुदेव कुटुंबकम की सोच का एक उदाहरण। साथियों, तो इस दिशा को मद्देनजर रखते हुए हर व्यक्ति को, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर को
हर क्षेत्र में जो है उसको ये जो मंत्र दिया है मोदी जी ने आत्मनिर्भरता का, इस मंत्र को एक जो है ये राष्ट्र मंत्र है, इसको लेके देते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा, क्योंकि अगर हम 19वीं शताब्दी जब यहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया दुनिया में, उस वक्त का हम अगर थोड़ा सा में नजर डालें, आपको मालूम होना चाहिए भारत जो था स्वावलंबी था। हमारे बसोली बनी बिलावर के लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं ये आपसे बताना चाहता हूं, जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैं पुरानी फाइलें खोली तो मैंने पढ़ा 18वीं शताब्दी में बसोली के जो शाल थे, पश्मीना के शाल, उनकी फ्रांस में बहुत बड़ी मार्केट थी। तब मशीन नहीं आई थी। मेरा जहां जहां भी टूर हुआ हमने देखा हर जगह पर खड्डियां थी, खड्डियां में वहां कंबल बनते थे, वहीं जो ऊन जो थी तैयार होती थी। हमारे जो ट्राइबल से गद्दी थे, बुकरवाल थे, वो लोग थे, वो भेड़ बकरी पालते थे, वहीं जो खड्डियां थी बनाते थे और बाजार में बेचते थे। ये जो है ये स्वावलंबन था। लेकिन आज वो कहां गया? और हमारी जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, और जापान की जो अर्थव्यवस्था थी, एक बराबर की थी। 1850 की मैं बात बता रहा हूं। बदकिस्मती से हम गुलाम हुए, ये समझने की बात है, इतिहास की बातें नहीं है, हमें समझना होगा। गुलाम हुए और एक वक्त आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का राज यहां पर हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय यहां पर जो है एक बहुत बड़ा एक आंदोलन चला, वेल्थ ड्रेन का उसको कहा जाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारत जो है इतना संपन्न देश था, जिसको जो है इसको सोने की चिड़िया कहते थे। वहां इंडस्ट्री शुरू हो गई इंग्लैंड में, और यहां से कच्चे माल को लेते हुए इंग्लैंड में, वहां पर, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि वैसी ही सिचुएशन आज जो है, जो आर्थिक जो है वो जो परिदृश्य बना हुआ है, चाइना को जिसका जो वर्ल्ड की वर्कशॉप कहा जाता है, बाकी देश हमारे ताइवान है, साउथ कोरिया है, बाकी लोग हैं, हमसे कहीं आगे जो है बढ़ गए हैं। और भारत इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी हम कर नहीं पा रहे। तो यही उस वक्त आया था, लेकिन उस समय था कॉलोनियल रूल था, अंग्रेजों का रूल था। तो यहां से कच्चा माल जाता था इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में, वहां इंडस्ट्री पर जो है वहां माल बनता था इंडस्ट्री में, और वही माल आके कई 100 गुना रुपए के ऊपर यहां पर बिकता था। वो भारत सोने की चिड़िया, वो भारत सोने की चिड़िया जो था, गरीब देश बन गया, गरीब हो गया। मैं ये इतिहास आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी वक्त आया है कि हम उस इतिहास को जाने, और दुनिया का क्या षड्यंत्र होता है, दुनिया कैसे जो है, ये आर्थिक इंपीरियलिज्म है, ये आर्थिक विस्तारवाद का वक्त है। चाइना के साथ हम बॉर्डर पर फेस टू फेस हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाइना को जो बड़ी वार कर सकेगा, उससे में हिम्मत होगी। लेकिन आर्थिक विस्तारवाद जो है, इसके द्वारा जिस तरीके दुनिया को पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है, वही कोशिश जो है चाइना कर रहा है। जिसने आज चाइना का क्या दिक्कत है, मैंने यूरोप में जाके देखा, मैंने बाकी जगहों पर देखा, मिडिल ईस्ट में देखा जाके कि वहां की मार्केट्स के ऊपर चाइना ने हमें कब्जा कर लिया है। और चाइना वो आर्थिक जो उन्होंने एक इंपीरियलिज्म के आधार पर, जो इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म के आधार पर वो जो है पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। साथियों, उसको कोई मुकाबला कर सकता है तो भारत कर सकता है। और एक उस समय मैं बात कर रहा था जब वेल्थ ड्रेन की बात चलती थी, दादा भाई नौरोजी, ऐसे कई लोग थे जिन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया, जो स्वतंत्रता आंदोलन की हम बात करते हैं, तो जितने भी नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए। उन्होंने इसका आधार बनाया। उसको बाद में गांधी जी ने जिस प्रकार से स्वदेशी के नाम पर, स्वदेशी आंदोलन बहुत बड़ा, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चला, अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों को, आज हम चाइना की चीजों को जला रहे हैं, उस समय अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों को जलाते थे। और जब बंगाल के 2 टुकड़े हुए,
पहले बंगाल एक था, जो बांग्लादेश जो था, और जो वेस्ट बंगाल था एक था। उस समय 20वीं शताब्दी में शुरू में तो बहुत बड़ा आंदोलन स्वदेशी के आधार पर चला। गांधी जी ने खादी की बात की। गांधी जी ने कहा कि गांव की तरफ चलो, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था अगर ठीक करना है तो गांव की अर्थव्यवस्था को उठाना होगा। हमें एग्रीकल्चर को, जो किसान है उसको उठाना होगा। मैंने इस कोविड के वक्त में, मेरी भी अपनी जमीन है, मैं भी बेसिकली किसान हूं, मैंने भी गांव में जाके देखा, पिछले कई सालों से मैं लगा हुआ हूं। लेकिन आज जितनी बुरी हालत किसान की है, एक तो उसकी जो उपज है, वो जिस प्रकार का माहौल रहता है, वेदर कंडीशंस रहती हैं, उसको पूरा लाभकारी मूल्य नहीं मिलता, मार्केट नहीं है, किसान जो है बहुत खत्म हो रहा है। हाँ, मोदी जी ने जिस प्रकार से कोशिश की है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कई प्रकार के लाभ दिए जा रहे हैं, लेकिन ये बैसाखियां हैं। आने वाले वक्त में किसान स्वावलंबी बने, इसके लिए हम सभी को एक आंदोलन के तौर पर लेना होगा। और हम जो गांव में हम बैठे हुए लोग हैं, किसान हैं, उनको जो है बाकी काम करते हुए सिर्फ हम सरकार से जो पैसा आएगा 6,000 आएगा उसकी तरफ ना देखें, सिर्फ जो है हमारे बुजुर्ग को 1,000 रुपया जो है पेंशन आएगी उसकी तरफ ना देखें, सिर्फ गैस मिल गई उसकी तरफ नहीं देखें। हमें मेहनत करनी होगी। मैं ये भी देखा हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ी मेहनत नहीं कर रही। हमारे बुजुर्ग बहुत मेहनत करते थे। कई प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही है बाजार में, कई प्रकार के नए बीज आ रहे हैं। मैं किसान भाई बहन यहां बैठे उनसे कहना चाहूंगा, आज जो है हमारे इलाके में, जिस इलाके से आप हैं, बंदरों का बहुत बड़ा प्रकोप है। हम जो है मक्की नहीं लगा रहे, हम फसल लगाना बंद कर दिए हैं। लेकिन आपको जो है जो कौन सी फसल लगानी है इसके बारे में सोचना होगा। मैं बताऊंगा, मैंने 2.5 क्विंटल हल्दी लगाई अपनी जमीन में, 2.5 क्विंटल अदरक लगाया, क्योंकि उसका बंदर खाता नहीं है। अब जो है इस प्रकार का, जैसे सिट्रस है, नींबू है, माल्टा है, जब इस प्रकार की बात है जिसपे कांटे होते हैं उसको बंदर खाता नहीं है। तो आपसे मैं कहूंगा, टंडी के लोग हैं, कठुआ के लोग तो सौभाग्यशाली कि आपके पानी भी होता है। बाकी जो बिलावर, बसौली, बनी के लोग हैं, यहां पर हार्टिकल्चर का बहुत बड़ा स्कोप है, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा स्कोप है। अगर आप इस प्रकार की एक नई प्रकार की जो एग्रीकल्चर की तरफ हम ध्यान देंगे तो स्वावलंबी बनेंगे। फिर सरकार द्वारा जो दी हुई बैसाखियां हैं उसके ऊपर आप निर्भर नहीं रहेंगे। साथियों, यह सोच कब आई किसान को उठाने की? यह पिछले 6 साल में आई है। पिछले कांग्रेस के वक्त में जिस प्रकार से सिर्फ जो है लोगों को बरगलाया गया, लोगों के वोट बटोरे गए, लेकिन उनको लाभ नहीं मिला। आज किसान है, उसके लिए भी मोदी जी ने टारगेट दिया है कि आने वाले वक्त में किसान की जो इनकम है डबल करेंगे। लेकिन मोदी जी के कहने से नहीं होगा, सरकारी सहायता से सिर्फ नहीं होगा। हम सरकार की ओर से किए हुए जो कोशिशें हैं उनको हम समाहित करें, उनको अंडरस्टैंड करें, उनको समझें और ग्राउंड पर हम जो उसको लगाएं, तभी किसान स्वावलंबी हो सकता है। हम जो है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर की तरफ जाएं। जैसे अगर हम किसान हैं, हार्टिकल्चर की तरफ हमारा ध्यान हो, फ्लोरिकल्चर का आजकल बहुत बड़ा स्कोप है। आज जो है एनिमल हस्बेंड्री की तरफ, अगर 2 गाय भी आपने रखी है और मेहनत करते हो, घर में करते हो, तो आपका गुजर जो है, मैंने एक बार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गया, उन्होंने कहा अगर छोटा किसान है, 4-5 की फैमिली है, 50,000 रुपया महीना वो कमा सकता है। आप जो है शीप हस्बेंड्री की तरफ जाएं, ये करना पड़ेगा हमें। मोदी जी के कहने से सिर्फ नहीं होना, तो स्वावलंबी होने के लिए इन सारी बातों की तरफ हमें जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे मैं कहूंगा नौजवानों से, आपके लिए बहुत से प्रावधान हैं। हमारे बच्चे मैं गांवों में देखता हूं इंजीनियर्स बने हैं, लेकिन हर कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है। सही सरकारी नौकरियां तो 100 में से 4-5% लोगों को ही मिलेंगी।
बाकी 96%, 95% लोग कहां जाएंगे? हम छोटे छोटे यूनिट्स खोलें, फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स। मैं हल्दी की बात किया हूं, मैं फ्रूट की बात किया हूं। अब क्या कोई एक नौजवान थोड़ा लोन लेके वहां फूड प्रोसेसिंग का यूनिट नहीं शुरू कर सकता? मैं नाम लेना चाहूंगा, अभी के हीरानगर का ढूंढा सिंह एक किसान है। उस ढूंढा सिंह ने किस प्रकार से एक बहुत बड़ा यूनिट, आम आदमी है, अनपढ़ आदमी है, पूरा परिवार लगा हुआ है, लाखों रुपया महीने का जो साल का कमाता है, वो सिर्फ उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ माइंड। हमारे नौजवानों से मैं कहूंगा इस प्रकार का छोटे छोटे यूनिट्स आप शुरू करें। हमारी बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हुए आपने, आप उसको आगे बढ़ाएं। मैं कहूंगा जब हमारी सरकार थी तो हमने लोकल जो ट्रेड्स थे, जैसे हमारे एक कम्युनिटी होती है महाशा कम्युनिटी, उनका काम था आने वाले पिछले सालों तक उनके परिवार के लोग जो थे वो बांस का काम करते थे। ठीक है, पुराना काम, अभी कच्चे घर नहीं है, टोकरियां नहीं चलती, क्या हम बांस का काम उस प्रकार का कोई ट्रेड नहीं शुरू कर सकते क्या? बैम्बू ट्रेड आप चले, नॉर्थ ईस्ट में चले, कितने खूबसूरत वहां जो है चीजें बनती हैं, क्योंकि हमने सारी सरकारी नौकरियों की तरफ चल पड़े। मैंने खड्डी की बात की, जब मैं पहाड़ी इलाका बनी बरसोली इस तरफ में मैंने देखा खड्डी पड़ी हुई है, बंद पड़ी है, और वो जो है, जो वहां का व्यक्ति है, उसने अपना बनाया हुआ शाल की बजाय, कंबल की बजाय उसने बना हुआ था। मुझे इतना कष्ट हुआ। इस प्रकार के एरिया से नौजवानों को, क्योंकि आने वाला वक्त नौजवानों का वक्त है, आपकी सोच का वक्त है। अब सरकार की तरफ से यह कोशिशें हो रही हैं, जब इन कोशिशों को आप उनको ग्रैब करते हुए इस प्रकार के इनोवेटिव एरियाज को नहीं आप जो है निकलोगे, तो स्वावलंबी भारत बनाने में जो बहुत मुश्किल आएगी। साथियों, मैं लंबी बात, जैसे मैं कहता हूं, आज तेली का जो कोल्लू है बंद हो गया है। आज कुम्हार इतने खूबसूरत बर्तन बनाते थे, बर्तन की शक्ल तो वैसी ही है, लेकिन वो घड़ा जो और इतना हाइजीनिक था। मैं कहता हूं, मैं गांव में गया था, हमने घड़ा खरीदा, फ्रिज का पानी पीना बंद कर दिया। नई नई जो चैलेंज है कोविड के वक्त में, वायरस जो आने वाला आ रहा है, आज वो जो नेचुरल जो हमारा आधार रहता था उस तरफ जाना पड़ेगा। कहा गया पे नहीं, आप ठंडा पानी मत पियो, गर्म पानी पियो। ठंडा पानी जो है इस वक्त नहीं पियो तो किससे? घड़ा है, हमारे कुम्हार घड़ों को बनाते थे, वो समाप्त हो गया। आज कुम्हार जो था, जा तेली था, जा हमारा जुलाहा था, या दूसरे लोग थे, वो आज मजदूरी करने जा रहे हैं और पूरे देश में कहीं स्टोर में कहीं जाके वो जो है वहां पर बैठे हुए हैं। और जब कोविड आया और हजारों की तादाद में आप ही के एरिया के लोग हमें भी, आपको भी फोन करते थे, हमें भी फोन करते थे, चलो वापस हमें घर लाओ, घर लाओ, घर लाओ। उनकी रोजी रोटी बंद हो गई, अब कब जा पाएंगे कोई पता नहीं। लेकिन जब तक अपने गांव में, अपने घर में और इस प्रकार का प्रबंधन नहीं करेंगे, तो आप जो है आने वाले वक्त में इस नई सिचुएशन में आप जो है नई चैलेंज को स्वीकार नहीं कर सकते। तो साथियों, जैसे मैंने कहा, हम जो है राजनीतिक तौर पर आत्मनिर्भर हो। आपने देखा होगा कम्युनिस्ट पार्टी किस पर निर्भर थी? चाइना के ऊपर, और उनकी तरफ देखते थे। 62 में उन्होंने हमें उसका चाइना के उसको इनवाइट किया था। कांग्रेस पार्टी आपने देख लिया किस प्रकार से सोनिया गांधी और ये जो लोग थे डिपेंडेंट थे किस पर? चाइना के ऊपर। आज भी उनसे जो फंड्स ले रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा 1999 में जब करगिल वार चल रही थी, तो उस समय के राष्ट्रपति ने यह कहा अटल जी को पे आ जाओ, हमसे बात करेंगे। नहीं, हम नहीं जाएंगे जब तक एक भी व्यक्ति जो है हमारी जमीन पर है। यह है आत्मनिर्भरता राजनीतिक तौर पर, यह है आत्मनिर्भरता सुरक्षा के जो है दृष्टि से। आज चाइना, अमेरिका ने कहा पे मीडिएट करने के लिए तैयार हूं, और इस प्रकार से पाकिस्तान की बात, उन्होंने कहा नहीं, हम खुद डील करेंगे। यह है आत्मनिर्भरता।
हम जब मंगलयान की बात की, क्योंकि टाइम थोड़ा इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, हमने दुनिया में सबसे जो सस्ता अपने मंगलयान बनाया, ये है आत्मनिर्भरता। तो भारत में ये क्षमता है, भारत इसका कर सकता है। और भारत उसका करने का मतलब है दुनिया को एक दिशा देना, दुनिया को एक रास्ता देना, कि हमारी ही एक सोच है जो दुनिया को एक परिवार मानती है। हमने कभी भी विस्तारवाद में हमने विश्वास नहीं किया, चाहे मिलिट्री इंपीरियलिज्म था या कॉलोनियलिज्म था, चाहे वो आर्थिक विस्तारवाद है। हम तो ट्रस्टीशिप में विश्वास करने वाले लोग हैं कि ये भगवान ने सभी के लिए बराबर दिया और मेरा जो हिस्सा है मुझे मिलना चाहिए, और बाकी है समाज का है, लोगों का है। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहूंगा कि आत्मनिर्भरता सिर्फ छोटे मोटे बेनिफिट्स को लेकर आत्मनिर्भरता की बात नहीं है। ये आत्मनिर्भर बनाना है क्या अभियान के तौर पर हम लें, और मोदी जी ने यही हमें अभियान दिया, एक आह्वान किया है। और जितने भी साथी जो सुन रहे हैं, हमारे लाभार्थी हैं, मैं ऐसे निवेदन करूंगा विशेष तौर पर नौजवानों को, हमारी बहनों और भाइयों को, कि आओ इस देश को आगे लेके जाएं, क्योंकि यही देश है जो दुनिया को एक दिशा दे सकता है। और वो भारत है कि भारत की ही भारतीय संस्कृति वो इस प्रकार की हमें पाठ पढ़ाती है। यही कहता हुआ आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर साहब का, जिन्होंने विस्तार पूर्वक हर विषय के ऊपर जितने भी हमारे लाभार्थी बैठे थे और कठुआ डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जनता लोग इसको देख रहे हैं नेट के माध्यम से, उनका मार्गदर्शन किया। अब मैं आखिर में अपने कुलदीप कुमार जी जो हमारे पूर्व एमएलए हैं हीरानगर से, मैं उनसे निवेदन करता हूं आकर सब जो लाभार्थी हैं और जितने भी निवासी इसको देख रहे हैं, इन सबका धन्यवाद करें। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व स्पीकर आदरणीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी, और मंच पर विराजमान श्री जुदवीर सेठी जी, श्री राजीव सिसोदिया जी, पूर्व एमएलए व पूर्व मिनिस्टर कठुआ से, आदरणीय चरणजीत सिंह जी, पूर्व एमएलए कठुआ, और मेरे सामने बैठे हुए मेरे साथीगण, और वर्चुअल रैली के माध्यम से जो भी हमारे कठुआ, हीरानगर, बिलावर, बन्नी, बसोली के जितने भी हमारे बेनिफिशरीज हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं जो इस रैली को देख रहे हैं, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से कोविड-19 की वजह से हम उसमें नहीं मिल पा रहे हैं, कोई रैली वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, पार्टी की तरफ से वर्चुअल रैली के माध्यम से आपस में जुड़ रहे हैं। और जो मिशन आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपस में तालमेल बनाते हुए जिस प्रकार से इस कड़ी में जो रैलियां हो रही है, आप सबके संजोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और खासकर मीडिया मित्रों का और आईटी सेल जो है भारतीय जनता पार्टी का, जो हमें आपस में कार्यकर्ताओं के साथ, बेनिफिशरीज के साथ जोड़ रहा है, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।